नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त, 2 वर्ष का होगा इनका कार्यकाल। गुजरात के बन्नी घास मैदान से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने का आदेश। सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च, इससे सेवारत रक्षाकर्मी और भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र बलों के कार्मिकों को मिलेगा टेली परामर्श। बेलारूस ने एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए जहाज को किया डाइवर्ट। यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर लगाया प्रतिबंध। अब खबरें विस्तार से। सुबोध कुमार जायसवाल को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई के निदेशक पद पर इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल अब तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक थे। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 4A के तहत सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। इसके अनुसार 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करते हैं। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के अन्य कोई न्यायाधीश शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अंतर्गत सीबीआई भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिला को कई तरह की सहायता जैसे मेडिकल सपोर्ट, कानूनी सहायता, अस्थायी रूप से रहने के लिए स्थान, मानसिक और भावनात्मक सहयोग आदि की तुरंत जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2015 वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत की गई थी। वन स्टॉप सेंटर स्कीम ऐसी व्यवस्था है जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है। इस योजना के अंतर्गत हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों समेत सभी महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। सखी के नाम से लोकप्रिय इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकारों, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब यह योजना विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाओं के लिए भी शुरू की जा रही है। इसी के तहत केंद्र सरकार लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 9 देशों में स्थित 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर को स्थापित करेगी। ये मिशन सऊदी अरब के जिद्दा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और यूएई में स्थित हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 6 महीने के अंदर बन्नी घास मैदान से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। साथ ही एनजीटी ने एक संयुक्त समिति को 1 महीने के भीतर इससे संबंधित कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। बन्नी घास मैदान गुजरात राज्य में है। यह गुजरात की कुल चारागाह भूमि का लगभग 45% है और बन्नी क्षेत्र में 2 पारिस्थितिक तंत्र, आर्द्र भूमि और घास मैदान परस्पर जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मालधारी समुदाय द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इस घास के मैदान में व्यापक स्तर पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। एनजीटी ने अपने निर्णय में मालधारी समुदाय के सामुदायिक वनों के संरक्षण के अधिकार को स्वीकार किया है। सामुदायिक वनों के संरक्षण का अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत किसी समुदाय को मिलता है। बताते चले कि मालधारी एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है जिनका निवास गुजरात राज्य में है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है। इस बात का उल्लेख जरूरी है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं। बेलारूस ने एक सरकार विरोधी पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए MiG-29 फाइटर जेट लड़ाकू विमान भेजा। दरअसल सरकार विरोधी ये पत्रकार यात्री विमान से ग्रीस से लिथुआनिया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान विमान को जबरन बेलारूस के मिन्स्क में उतारा गया। फ्लाइट के लैंड होते ही 26 वर्षीय पत्रकार रोमन प्रोत्सेविच को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोत्सेविच कुछ समय से निर्वासन में पोलैंड में रह रहे थे। पश्चिमी शक्तियों ने इस घटना को स्टेट पायरेसी कहते हुए इसकी निंदा की। इसके बाद यूरोपीय संघ ने बेलारूस के विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ ने
अपनी एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वो बेलारूस के ऊपर से उड़ान न भरें। यूरोपीय संघ ने यह भी ऐलान किया कि बेलारूस के खिलाफ और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लुकाशेंको वर्ष 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2020 में चुनाव हुए थे, जिसमें लुकाशेंको एक बार फिर विजयी हुए थे, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया पर कई गंभीर प्रश्न उठे थे। राज्य के द्वारा हिंसा किए जाने के भी आरोप लगे। लोगों के एक वर्ग में बेलारूस में स्थिर अर्थव्यवस्था और चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक गुस्सा है। लुकाशेंको विरोधियों के खिलाफ सेंसरशिप एवं पुलिस कार्रवाई का उपयोग कर रहे हैं। हिंसक कार्रवाई के जवाब में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2020 में बेलारूस के खिलाफ कई दौर के वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत में ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सशस्त्र बलों में टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस ओपीडी के माध्यम से सेवारत रक्षाकर्मी और भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र बलों के डॉक्टरों से टेली परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस ओपीडी से लगभग 4 करोड़ लोगों और रक्षाकर्मियों के परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहल के तहत इसी तरह की एक योजना ई संजीवनी चलाया जा रहा है। यह आयुष्मान भारत के तहत स्थापित सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म से पिछले कुछ महीनों में 5 लाख से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई है। व्हाट्सएप भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। व्हाट्सएप ने कहा कि भारत सरकार 26 मई से लागू होने वाली अपनी नई पॉलिसी सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 पर रोक लगाए, क्योंकि ये असंवैधानिक है और इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया के प्रसार एक तरफ नागरिकों को सशक्त बनाता है, तो दूसरी तरफ कुछ गंभीर चिंताओं और आशंकाओं को जन्म देता है। फर्जी खबरों के लगातार प्रसार ने कई मीडिया प्लेटफॉर्म को तथ्य जांच तंत्र बनाने के लिए मजबूर किया है। महिलाओं की छेड़छाड़ वाली तस्वीरों और बदला लेने वाली पॉर्न से संबंधित सामग्री को साझा करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने महिलाओं की गरिमा के लिए खतरा पैदा किया है। कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदिता को अनैतिक तरीके से निपटाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग व्यापार जगत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपमानजनक भाषा, अनर्गल और अश्लील सामग्री तथा धार्मिक भावनाओं के प्रति असम्मानजनक विचारों के इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कई वर्षों से अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं। इनमें शामिल है आतंकवादियों की भर्ती के लिए लोगों को उकसाना, अश्लील सामग्री का प्रसार, असहिष्णुता फैलाना, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा भड़काना आदि। वर्तमान में कोई मजबूत शिकायत तंत्र नहीं है जहां सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के सामान्य उपयोगकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और निश्चित समय सीमा के भीतर इसका समाधान पा सकें। पारदर्शिता की कमी और मजबूत शिकायत समाधान तंत्र की अनुपस्थिति ने उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के मैन मौजीपन पर निर्भर कर दिया है। अक्सर देखा जाता है कि उपयोगकर्ता जिसने सोशल मीडिया प्रोफाइल विकसित करने में अपना समय, ऊर्जा और पैसा खर्च किया, उसकी प्रोफाइल को प्लेटफॉर्म द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। उसे सुनवाई का मौका भी नहीं दिया जाता और ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता के पास कोई उपाय नहीं बचता है। इन सब कारणों से सरकार ने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अधिनियमित किया है। आचार संहिता और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण ढांचे समेत डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए ये नियम 26 मई से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत देश भर में ओवर द टॉप ओटीटी और डिजिटल पोर्टलों द्वारा एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करना अनिवार्य किया गया है। उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु यह आवश्यक है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ये कंपनियां एक नोडल संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करेंगी, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी संपर्क कर सकेंगी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त करना होगा, जो 24 घंटे के भीतर कोई भी संबंधित शिकायत दर्ज करेगा और 15 दिनों में इसका निपटारा करेगा। हर महीने प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या और इनके निवारण की स्थिति के बारे में मासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।